सपने बड़े, आंखों में एक आग है। किताबों की दुनिया में ही मेरी पूरी दुनिया आज है। थक जाऊं तो खुद से कहता, रुकना अब मना है। नमस्कार। आज की पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाएंगे एक नन्ही सी उस बच्ची से जो कि अब तो बड़ी हो चुकी है और उसने ढेर सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। लेकिन वो नन्ही सी बच्ची जिसकी आंखों में एक सपना बसा था, उसे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। वो जब भी सड़क पर निकलती और लाल बत्ती वाली गाड़ी देखती तो वो सोचती, एक दिन मैं भी इसी लाल बत्ती वाली गाड़ी से निकलूंगी और लोग मुझे देखेंगे। सचमुच उसका ये सपना साकार हुआ। प्रेरणा सिंह जो आज हमारी मेहमान हैं, उन्होंने बीपीएससी में डीएसपी रैंक लिया है और ऐसे डीएसपी में वो उनका रैंक 1 रहा और ऑल ओवर उनका रैंक 3rd रहा था। तो आज हमारी मेहमान है, हम आपको मिलवाते हैं प्रेरणा सिंह से। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो बधाई आपको बीपीएससी टॉपर बनने की, और बहुत गर्व का क्षण दिया आपने हमें, हम महिलाओं को। 26 जनवरी को आपको मार्च पास्ट का नेतृत्व करते देखकर मुझे भी काफी गर्व हुआ था और मुझे लगा था कि हमारी जो बच्चियां हैं ये देखकर सीखेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी। अच्छा लगा। ये जो पल होता है ना, किसी के लिए बहुत खास होता है। आपने भी बचपन से इसका इंतजार किया था, लेकिन यहाँ तक का सफर कैसा रहा? यहाँ तक का सफर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं ऐसा कह सकते कि बहुत टफ रहा, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान रहा। जो एक एस्पिरेंट का, जो एक हर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट का जो जनरल स्ट्रगल होता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रगल हुआ। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी बार बार जैसे रिपीटेड फेलियर्स, 2 साल, लाइफ के 2 साल 3 साल कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। सेल्फ डाउट, आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतना पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, किधर गलती हो रही है, कोई बताने वाला नहीं। तो ये जो एक जनरल एकदम जो खुद के साथ जो कांस्टेंट फाइट होता है ना एक एस्पिरेंट का, वो वैसा एक स्ट्रगल रहा मेरा। यूपीएससी भी दिया आपने? हाँ, यूपीएससी भी 2 अटेम्प्ट दिया और बाकी के 2 अटेम्प्ट बाकी है। अभी आगे बाकी है आपका और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगी। पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसके अलावा वो लाल बत्ती वाली गाड़ी का क्या स्टोरी है? लाल बत्ती वाली की स्टोरी ये कि बचपन से ना हम देखे थे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब वो दे आर अ क्लास अपार्ट। मतलब जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं या फिर जो भी अदर सर्विसेज होती है, उनसे जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और उनका रुतबा, उनका चाल ढाल, ये उनको ऑटोमेटिकली अलग बना देता है। तो कभी बताना नहीं पड़ता कि ये डीएम है या ये हमारे एसपी है। वो लोग जो है वो कॉमन पब्लिक देखकर ही समझ जाती है कि हाँ, ये जो इंसान है इनका कोई ओहदा है, ये कोई ओहदेदार व्यक्ति है। तो वो देखकर हमेशा से एक सिविल सर्विसेज के प्रति एक चार रहा है मन में कि नहीं, ऐसी नौकरी सारे लोग करते हैं, सारी नौकरियां इंपॉर्टेंट भी है बिल्कुल, मगर नौकरी ऐसी करो जो आपको पहचान दे सोसाइटी में, ताकि कुछ लोग आपको पहचाने और आपका जो काम है मतलब वो डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट कर सके। आप जो काम कर रहे हैं उससे कुछ लोगों की जिंदगी इंप्रूव हो सके। तो सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, जो हमें रोल दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो डायरेक्टली हम लोगों को उससे अफेक्ट करते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं। और जाने अनजाने हमें वो हमारा काम होता है, वो हमारा डेली का काम है, बट हमें पता नहीं चलता है कि हम किसी के लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं अपने काम के द्वारा। हाँ, तो ये लगता है कि काम करो ऐसा जिसे पहचान दे। ये था मेरे मन में। तैयारी की क्या तैयारी थी? कैसे तैयारी किया? तैयारी ऐसी थी कि मैंने कभी कहीं कोचिंग नहीं ली है। अच्छा, ठीक है, मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली है। ये ऐसा मतलब बहुत जगह आपको देखने में मिलेगा कि हाँ मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के, जो कि ऑलमोस्ट हर टॉपर के साथ होता है। जब आप किसी एग्जाम को क्लियर करोगे तो मतलब आप किधर भी टेस्ट भी देने जाओगे या कहीं नाम भी मतलब इधर होगा, वो ऐसे तो दिखाते हैं कि हमारे स्टूडेंट है मतलब, और वो मतलब बहुत कॉमन सी बात है, वो सबके साथ होता है। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तो लेकिन ऐसे मतलब ऑनेस्टली अपनी तरफ से मैं ये क्लैरिफाई करती हूँ कि मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली। मैंने जो किया सेल्फ स्टडी से किया। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और मैं पढ़ाया भी करती थी, मैं अनअकैडमी पर खुद पढ़ाया करती थी एज एन एजुकेटर। मैंने 1-1.5 साल के लगभग अनअकैडमी में पढ़ाया है।
क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था, और जो मैंने पढ़ा है मुझे ये भी पसंद था कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं सामने वाले को भी अपने नॉलेज से मतलब अफेक्ट कर सकूं। बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। कई लोग ऐसा करते हैं कि बस खुद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये स्वार्थ लगता है, लेकिन आपने दूसरों को भी पढ़ाया। और तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, कितने घंटे पढ़ाई? ये जनरल सवाल आपसे बहुत लोग पूछ चुके होंगे, ये तो बहुत जनरल सवाल है। जब तैयारी शुरू की थी, जैसे कि 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं तब आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें नई होती है और बिल्कुल एकदम जमीन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होता है। तो शुरू में 8 घंटे 10 घंटे जो पढ़ते हैं लोग वो होता था। फिर जैसे जैसे आप 1-2 अटेम्प्ट आपके निकल जाते हैं ना, तो आप थोड़े से मंझे हुए खिलाड़ी हो जाते हैं। ऑल्दो मतलब 2 अटेम्प्ट से मेरे को फेलियर ही मिला था, ऐसा नहीं है, बट फिर भी वो फेलियर भी एक्सपीरियंस होता है, वो भी सिखाता ही है। यहाँ भी बच्चे सीख सकते हैं इस बात को कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस है। है। हाँ, उसको आप ये देखिए, ये आपके देखने पर है। आप ग्लास को ये भी कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं कि आधी खाली ग्लास है, या आपके देख नजरिए पे पर्सपेक्टिव है। मेरे अनुसार वो जो 2 अटेम्प्ट था वो फेलियर नहीं था, वो एक्सपीरियंस था, वो सीखना। बिल्कुल उससे पता चला कि हाँ किधर गलत था और किधर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो ये ऐसे, और खुद से ही मतलब खुद ही कॉन्फ्लिक्ट करते करते खुद ही हारना, खुद फेल करना, फिर उसको खुद से ठीक करना, और ये रेक्टिफाई करते करते फिर मतलब बेसिकली आई विल से कि दिस इज ऑल सेल्फ मेड। किसी को ऐसे मतलब आई विल नॉट से कि हाँ किसी का ऐसे भगवान का और पेरेंट्स का क्रेडिट तो मैं दूंगी, ऐसे मतलब कहीं पढ़ा है या किसी ने पढ़ाया है, ये तो कुछ किताबों के नाम बता सकते हैं? अगर कोई बच्चे जानना चाहें, सीखना चाहें, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? जब मैंने तैयारी शुरू की थी बिल्कुल बेसिक से, एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी एकदम बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट की, जो कि सही भी है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसको एकदम धरातल, एकदम पहले आप बेस बनाइए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, और फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जो कि आपको हर कोई कहेगा पढ़ने, तो अब वो आपका जो बेसिक बुक है बस उतने बुक्स को फोकस करना है। बहुत ज्यादा किताब खरीदना, अलग अलग राइटर्स की बुक लेना, मार्केट में जो नया बुक आया वो खरीद लेना, वो मेरा स्ट्रैटेजी नहीं था। वो एक बेसिक सेट ऑफ बुक्स था। कैसे पता चला ये बेसिक सेट ऑफ बुक्स? मेरे पास भी बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, मेरे कोई बड़े भाई बहन भी नहीं है, और मेरे पूरे फैमिली में भी किसी ने आज तक ना तैयारी की है और ना ही किसी ने आज तक गवर्नमेंट जॉब ली है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मेरी पहली सरकारी नौकरी है और मैं एकमात्र हूँ जिसने तैयारी की थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई गाइड कर सके या कोई बता सके कि ये पढ़ो ये मत पढ़ो। तो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू, यूट्यूब खोलकर सारे जितने टॉपर्स रह चुके हैं, विगत जितने टॉपर्स हुए हैं, उनके इंटरव्यूज को बहुत ध्यान से सुनना, वो क्या पढ़ते थे, वो क्या बोलते हैं, उनके अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो उनसे सीख कर यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब पर दूसरों की मतलब जो टॉपर्स हैं उनकी बातों को सुनकर उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर फिर मैंने उसको implement। लेकिन ये कितना अच्छा लगता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं, या मोबाइल पर जितना ज्यादा टाइम दो वो टाइम तुम्हारा बर्बाद जाता है, लेकिन अगर मोबाइल से लोग फायदा उठाना चाहें तो बिल्कुल जीती जाती मिसाल है। यहाँ पर इन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की और सफलता हासिल की है। यूट्यूब पर काफी कंटेंट है, अगर आप चाहे तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एम है और आपको लग रहा है कि क्योंकि अब इंटरनेट इतना एक्सेसिबल है और इतना कंटेंट है, अगर आप उसको ढंग से यूज करना चाहे, अगेन जैसा कि पहले का पर्सपेक्टिव का खेल है, आप उसको कैसे देखते हैं। तो उसी मोबाइल से चाहे आप चाहेंगे तो आप बिगड़ भी सकते हैं, और उसी मोबाइल का यूज करके आप खुद को बना भी सकते हैं। अभी ड्यूटी आपको हार्ड नहीं लगती है क्योंकि ये आपका सपना था। हाँ, ये मैं पुलिस की जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग रोल है, और पुलिस 24/7 का जॉब है। कोई ऐसा फिक्स्ड आज नहीं कि हाँ 5 बज गए ऑफिस बंद, चलो घर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर आए हो सकता है अभी भी मुझे कॉल आ जाए, मुझे रूट कर जाना पड़े, कोई वो श्योरिटी नहीं है, काम पहले आता है। बट हाँ ये है कि पुलिस सर्विस मेरी पहली प्रायोरिटी थी। जब पोस्ट प्रेफरेंस भी भरने को आया तो मेरा पहला चॉइस बिहार पुलिस सर्विस था, क्योंकि ये मेरे पसंद की नौकरी है, इसलिए मुझे कभी भी ना बोरिंग लगता है काम मेरा, ना ही मुझे बर्डन लगता है। आई जस्ट एंजॉय डूइंग माई वर्क। जब पसंद की नौकरी हो तो ऐसा ही होता है, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या चुनौती की अगर हम बात करें अभी तक के समय में महिला होने की ऐसी तो कोई चुनौती मतलब मेरे सामने अभी तक नहीं आई है। क्योंकि
पुलिस संवर्ग में ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के समय से ही हम लोगों को बताया जाता है कि पुलिस की नौकरी में महिला और पुरुष नहीं होता। हमारी मेरी ट्रेनिंग में मेरे साथ मेल ऑफिसर्स भी थे और फीमेल ऑफिसर्स भी थे, और हम सबकी ट्रेनिंग एक साथ होती है, एक जैसी ट्रेनिंग होती है। कोई भेदभाव ट्रेनिंग में नहीं किया जाता, ना ही ऐसा कहा जाता है कि आप मेल हो इसलिए आप ज्यादा दौड़ लगाओ और आप फीमेल हो तो आप कम दौड़ो, ठीक है, या आप फीमेल हो तो आप मत करो, रहने दो, और आप मेल हो तो करो। नहीं, कब एकदम ट्रेनिंग के समय से ही पुलिस में ये बता दिया जाता है कि पुलिस विभाग में महिला पुरुष का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सर्विस भी ऐसा है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं महिला हूँ मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। और रहा सवाल भेदभाव का, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग सब ऑफिसर्स हैं, और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मैं ये भी बताऊंगी कि जो हायर ऑफिसर रैंक है उसमें भागलपुर में फिलहाल मैं अकेली महिला ऑफिसर हूँ पुलिस में। तो मेरे अलावा जितने भी डीएसपीज हैं और जितने भी सीनियर ऑफिसर सारे मेल हैं, और मैं मतलब हायर ऑफिसर मतलब गैजेटेड पोस्ट में देखा जाए तो मैं अकेली महिला पुलिस ऑफिसर हूँ यहाँ पर, और एक मैम भी है, ज्योति मैम है। तो जितने भी मेरे मेल सीनियर्स हैं, जैसे हमारे एसएसपी सर हो गए, एसपी सर हो गए, या जितने भी डीएसपी सर हो गए, कभी भी उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया कि आप महिला है या आप ये मत करिए या कुछ भी नहीं। बिल्कुल, रात में अगर रेड है तो प्रेरणा रेड पर जाओ, प्रेरणा ये कर लो, ये कर दो। बिल्कुल अगला सवाल वही आ रहा था कि अगर रात में कभी रेड पर जाना होता है तो फिर उसकी तैयारी क्या होती है, या आपके मन में क्या चलता है, वहाँ कैसा होता है? बिल्कुल, हमारी मतलब ट्रेनिंग ही हुई है वैसी, उसकी भी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कैसे रेड करना होता है, वो एक पूरा एक प्लानिंग होता है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या हथियार हमारे साथ रहेंगे, कौन आगे जाएगा, कौन पहले पीछे रहेगा, कौन कौन सी गाड़ियां जाएंगी, बल कितना होगा, ये सब पहले से बैठ के डिसाइड होता है और उस अनुसार सारे लोग निकलते हैं। तो आप जब हम लोग रेड पर जाते हैं तो हमारे साथ महिला सिपाहियां भी होती है, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी होती है। मतलब वही मैं कहना चाह रही हूँ कि पुलिस में महिला और पुरुष वाला भेदभाव ही नहीं होता। आप पुलिस विभाग के लिए आप वन ऑफ द फोर्स है, आप फोर्स है, आप एक मैन पावर है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, रात में रेड हो, दिन में रेड हो, जितना एफिशिएंट मुझे लगता है कि हमारे मेल ऑफिसर से बिल्कुल उतनी एफिशिएंट हमारी फीमेल ऑफिसर्स है। और गर्व की बात तो ये है कि बिहार जो है वो भारत में टॉप पर है फीमेल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर रिक्रूट करने में। हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स है बिहार सरकार के पास। तो महिला पुलिसकर्मी की अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा भारत में महिला पुलिसकर्मी बिहार सरकार के पास है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आप देखिए हमारा बिहार कितना आगे जा रहा है, और जब सरकार इतना प्रोत्साहन दे रही है महिलाओं को, तो जाहिर सी बात है इसमें भेदभाव का तो स्कोप ही नहीं बचता। बिल्कुल, हम लोग पैरेलल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं आपकी तैयारी की तरफ में। आप तो फ्रेश हैं बिल्कुल, अभी 72 यूपीएससी आ रही है, और ये जो एसी का चैप्टर जुड़ा है उसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है, और उसकी तैयारी कैसे करें। हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से भी ये सवाल आया है। ऐसे के लिए देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी मैं आपको मतलब बता सकती हूँ कि आप ऐसा करिए कि बहुत सारे ऑनलाइन, मैंने कहा मोबाइल का सदुपयोग करिए, ऑनलाइन आप खोल कर देखिए, विजन आईएएस है, फोरम आईएएस है, इनके चैनल्स है। इन पर ये लोग क्या करते हैं, जितने भी टॉपर्स रह चुके हैं, जितने भी लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनकी आंसर कॉपीज उसमें पड़ी होती है, सबके एसेस पड़े रहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, सबके आंसर कॉपीज उसमें आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अपलोडेड मिल जाएंगे। आप रोज एक ऐसे आप डाउनलोड करिए किसी टॉपर का, रोज उस आंसर को पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि टॉपर लिखते कैसे हैं। मतलब उसी टॉपिक पर अगर मैं लिखूंगी और उसी टॉपिक पर अगर आप अपने विचार रखेंगे तो वो दो एकदम बिल्कुल अलग विचार होंगे, सेम टॉपिक पर बिल्कुल अलग विचार होंगे। तो बेसिकली उसको पढ़कर हमको ये पता चलता है कि भाई टॉपर्स लिखते कैसे हैं, उनके लिखने का तरीका कैसा है, वो कितना भी नेगेटिव आप उनको टॉपिक दे दीजिए, वो उसमें कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट खोज देते हैं। तो ये सीखने को मिलता है। बाकी ऐसे का कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा कैलकुलेटेड स्टेप्स नहीं है कि हाँ ऐसे ही लिखिए या यही पैटर्न फॉलो करना। जैसे कि हमारे जनरल आंसर में लिखने का तरीका होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखते हैं, मतलब फिक्स पैटर्न है। वैसा ऐसे में कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं कि हाँ इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ही अच्छा ऐसे होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, ताकि आपका जो डिक्शनरी है वो इवॉल्व हो सके।
जब टॉपर्स कहते हैं कि पढ़िए, आप एडिटोरियल पढ़िए, आप अपने द हिंदू के एडिटोरियल पढ़िए, तो एडिटोरियल पढ़ने का क्या फायदा है? एडिटोरियल पढ़ने से सामने वाले का उसी टॉपिक पर विचार पता चलता है। हो सकता है मुझे एक आध जानकारी कम हो, आपके विचार से मेरी जानकारी भी बढ़ सकती है, या फिर आपकी जो भाषा शैली है उससे मेरा भी जो लिखने का तरीका, मेरा वोकैबुलरी वो भी रिच हो सकता है। तो मे भी आपके लिखने का तरीका ज्यादा अच्छा हो, उससे मैं सीख सकती हूँ। मेरा ये तरीका था। ऐसे ये प्रोजेक्ट को लेकर के तो तैयारी करते हैं, प्रोजेक्ट 50 बीटेक किया आपने, बीटेक के बाद अचानक से मन बदल जाना, और अगर शुरू से आपका मन था डीएसपी बनने का तो फिर बीटेक क्यों किया? तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, और अभी बीपीएससी में, यूपीएससी में बीटेक वाले बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बीटेक करने का जो मेरा ऐसा कोई एज सच प्लान नहीं था, ठीक है। मेरा प्लान था कि हमें ऐसा था कि क्लैट करेंगे, ठीक है। क्लैट करते हैं, उससे कोई अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी, लॉ वगैरह करेंगे, ठीक है। वो फायदा भी करता, बट फिर 2014, 15 या फिर 12 से 15, 16 तक का अगर आप वो फेज देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे टाइम के हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि उस समय एक लहर चली थी आईआईटी और नीट की, या तो आप इंजीनियर बनेंगे या तो आप डॉक्टर बनेंगे। वो तो अब जाकर बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए, आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाइए, उतना ही स्कोप है। हमारे समय में तो बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट बन जाइए, आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं, आप इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, हर चीज में स्कोप है अभी। बट वो जो समय था, उस समय या तो आप डॉक्टर ही बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, और जितने छोटे शहर से हम लोग आते हैं, हमारे जैसे शहर में तो वही होता है, भाई कुछ अच्छा बनना है तो या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, यही होता है। तो वो एक प्रेशर, एक जो होता है पीयर प्रेशर जैसा, कि सारे दोस्त यही कर रहे हैं तो चलो हम भी यही करते हैं, तो ले लिया, बीटेक कर लिया। हाँ, बट ये बीटेक करने के दौरान भी मेरे दिमाग में बिल्कुल फिक्स था कि करना तो सिविल सर्विसेज ही है, तो आई विल टेक इट एज अ ग्रेजुएशन। बीटेक करते करते ही आपने तैयारी की? बिल्कुल, एकदम माइंड में फिक्स था कि करना तो सिविल सर्विसेज ही है, इसको एज अ ग्रेजुएशन मैं ट्रीट करूंगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तो मिनिमम करना ही है ना, तो ठीक है चलो इसको एज अ ग्रेजुएशन ट्रीट किया। मीडियम क्या था? इंग्लिश ही था, इंग्लिश मीडियम। मैगजीन तो बेसिकली मैं राज्यसभा टीवी फॉलो किया करती थी ऑनलाइन, ऐसे मैगजीन वैसे पढ़ने का तो कोई मुझे शौक नहीं था, बट विजन आईएएस के जितने भी मंथली मैगजीन्स आते हैं, पीटी 365 आते हैं, मेंस 365 आते हैं, वो मैं हमेशा पढ़ा करती थी। कई लोग ऐसा बोलते भी थे कि ये विजन को प्रमोट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है, और शुरू से क्योंकि उस मैगजीन को मैं फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मेरा बहुत लगाव है उस मैगजीन के प्रति, और वो आपको आपके सिविल सर्विसेज में हेल्प भी करेगा। तो मेरा ऐसा मानना था कि पढ़ो वही जो बाद में काम भी दे, तो इसीलिए मेरा वही पढ़ने का था। और अगर बच्चे हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम में भी सेम कंटेंट विजन का इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप चंपक नंदन ही पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़िए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मतलब उसकी भी कई स्टोरी ऐसी होती है चंपक नंदन की भी, जिससे अगर रिलेट कर सके आदमी, बिल्कुल हाँ, बढ़ सकता है। उसमें आप देखिएगा कोई वो बच्चों के लिए ही बनाई जाती है, बट देखिएगा हर स्टोरी के नीचे एक मॉरल दिया रहता है, हर स्टोरी के एंड में आपको एक कुछ लेसन सिखाया जाएगा। तो अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, आप वो करिए, बिल्कुल आपको जो आपको सूट करता है बिल्कुल आप वही करिए, और किसी के कहे अनुसार करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये पढ़ने से मनोरंजन भी थोड़ा सा बीच बीच में जरूरी है, अगर आपको लग रहा है कि ये करना भी जरूरी है, बिल्कुल करिए। अच्छा, सिविल सर्विसेज पर फिर लौटते हैं, तो क्या फिर पीटी की तैयारी अलग की, मेंस की तैयारी अलग की, या फिर दोनों की साथ तैयारी की आपने? क्योंकि आपका विजन बिल्कुल स्पष्ट था, आपको यही जाना है, तो तैयारी कैसे की? पीटी की अलग से? नहीं, अलग से नहीं, एक ही तैयारी होती है, और आप मेंस की ही तैयारी करते हैं बेसिकली, ठीक है। और उस मेंस का ही सबसेट है प्रीलिम्स, मेंस का सबसेट है। तो जो चीज हम मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं, उसी को अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर पढ़ने लगे, थोड़ा सा फैक्चुअल कर दे उसी चीज को, तो वो प्रीलिम्स की पढ़ाई हो जाती है। तो बेसिकली साल भर में नॉर्मल जो अपनी पढ़ाई होती है, मेंस की आंसर राइटिंग और जो थ्योरी पढ़ना, वो ही मैं किया करती थी। जो प्रीलिम्स आने वाला होता था उससे जस्ट 2 महीने पहले मेंस की पढ़ाई को रोक कर फिर प्रीलिम्स पूरी तरीके से प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाना। बिल्कुल ऐसे, उसमें फिर मॉक लगाना होता है, ज्यादा आप फिर प्रीलिम्स का मॉक लगाइए, और कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव,
तो उस तरीके से अपने पढ़ाई को ओरिएंट कर लीजिए आखिरी के 2 महीने। इंटरव्यू के लिए बीपीएससी तो काफी 45 दिन के आसपास का वक्त देती है, तो आप इंटरव्यू में आराम से आप 45 दिन सारे न्यूज़पेपर्स जितने भी पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स तो मतलब जब आपका अगर लगता है कि सिलेक्शन होने वाला, वहीं से मुझे तो लगता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप पिछले 6 महीने तक क्योंकि जो पैनल होती है वो 6 महीने से ज्यादा, मैंने मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि 6 महीने से पुराना न्यूज़ वो नहीं पूछते, ज्यादा वो 6 महीने पीछे तक ही जाते हैं, उससे पीछे नहीं जाते। नेशनल इंटरनेशनल सारे मेरे से तो यूएस के इलेक्शंस के बारे में भी पूछा गया था। अच्छा, उस समय हाँ, यूएस इलेक्शन में कौन कैंडिडेट कौन खड़े हो रहे हैं, उसमें कौन भारतीय खड़े हो रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल पैनल पर डिपेंड करता है, उनको जैसा मन जो उनके दिमाग में है वो पूछ लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल बिहार जो उनके दिमाग में है, बिहार से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट जो उनके दिमाग में आता है, जो उनको सुविधा लगती है। किसी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि सतपुड़ा के जंगलों के बारे में वो पूछ रहे थे किसी मॉक इंटरव्यू। वो बिल्कुल वो एकदम आप पर डिपेंड करता है, आप अपने इंटरव्यू को कैसे घुमाना चाहते हैं, आप अपने इंटरव्यू के रुख को तय कर सकते हैं। अभी जैसे आपकी और मेरी बात हो रही है, तो बातों ही बातों में मेरे मुंह से जो भी जितनी भी शब्द निकल रही हैं, आप इससे एक नया क्वेश्चन बनाकर मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपना इंटरव्यू किस ओर ले जाना है, तो ये बिल्कुल आप स्टूडेंट्स के हाथ में है। पहली बार ड्रेस और कैप पहनकर कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है जब पहली बार जो यूनिफॉर्म सिलकर आया था, तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब इसको अभी कभी ट्राई करके देखना है, और मैंने पूरा यूनिफॉर्म गलत पहना था। मतलब यूनिफॉर्म का एक कोड होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म पहनने का एक कोड होता है, वो हमारे पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कौन सा यूनिफॉर्म मतलब कैसे पहनना है, कितने बटन दिखेंगे, आपका नेम प्लेट किस ओर रहेगा, आपका जो इंसिग्निया है वो किधर रहेगा, लाइन यार्ड किधर रहेगा, टोपी किस साइड मुड़ी होनी चाहिए, कितनी मुड़ी होनी चाहिए, आपका बैच किधर, ये सब लिखा हुआ है बिल्कुल। और उस वक्त तो ट्रेनिंग हुई नहीं थी, कुछ पता नहीं था, लेकिन हाथ में यूनिफॉर्म आ गया था, इतना एक्साइटमेंट कि बस उल्टा सीधा जिधर समझ में आया, टोपी किधर नहीं होगी इधर घुमा लिया, नेम अच्छा लग रहा सुनकर, बहुत अच्छा बिल्कुल जो जिधर जैसे समझ में आया कि अच्छा इधर भी लगा सकते हो, जिधर जो समझ में आया उधर लगाकर बस पहन लिए कैसे भी करके, और फिर पूरे घर को, पूरे जितने भी फोन में कॉन्टैक्ट सबको वीडियो कॉल करके दिखाना कि हाँ भाई देखो, उनको भी क्या ही समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म गलत है बट अब वही पुराने फोटोज देखती हूँ तो लगता है कि अरे ये तो गलत पहना। और पहली बार जब लाल बत्ती वाली गाड़ी पे बैठी तो तब तो लगा कि हाँ नहीं ठीक है, इतना जो स्ट्रगल हुआ है मतलब इट वाज ऑल वर्थ इट। मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो उस वक्त लगता है कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो मतलब किए जा रहे हैं, कोई फायदा मिलेगा भी कि नहीं, उस वक्त मतलब हर चीज बेकार ही लगता है उस वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो एज अ स्टूडेंट कुछ भी ठीक नहीं लगता, बट जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आप चाह रहे थे वो मिल जाता, तो उस वक्त लगता है कि नहीं सारा सब कुछ सही था, ठीक हुआ, जो हुआ जैसा हुआ यही होना चाहिए था। इतना अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए तपस्या नहीं करेंगे तो जब वो चीज आपको मिल जाएगी फिर आप उसकी कदर नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आप ये कह रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने तपस्या की। हाँ बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन एकदम शुरू से था। ऐसा भी होता था कि पटना में हॉस्टल लेकर जैसे मैं रहा करती थी बोरिंग रोड पर, तो जब मैं मॉक वॉक लेकर वापस हॉस्टल की ओर जब मैं जाया करती थी तो बोरिंग रोड पर आप देखिएगा बहुत कॉमन है सफेद गाड़ी लगी रहनी, और उसमें फिर भारत सरकार या बिहार सरकार का वो लाल बोर्ड, मतलब सफेद, मतलब बहुत कॉमन है बोरिंग रोड। पटना में तो पूरा ऑफिस है, पटना ही हब है, बगल में ही सारे सरकारी ऑफिसेज है, तो बोरिंग रोड पर आप हमेशा देखिएगा कि कोई ना कोई सफेद गाड़ी, उसमें सामने श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बिहार सरकार, भारत सरकार, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक। तो मेरा एक ही नाम होता था, मुख्यमंत्री, कुछ भी तो वापस लौटते वक्त जब मैं लौटा करती थी तो जब भी कोई कार ऐसा दिखता था तो बस मैं वहां रुककर एक फोटो ले लिया। और मेरी पूरी गैलरी में अभी भी, पुराने वाले फोन में मैं दिखा सकती हूँ, अभी भी मेरे पास वो सारे जितनी भी गाड़ियां, पता नहीं किन की गाड़ी होती थी पता भी नहीं, वो भी सोचता होगा क्यों फोटो खींच रही है मगर दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ऐसे ही हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। बच्चे सीख सकते हैं, सभी सीख सकते हैं। प्रेरणा, बहुत अच्छा लगा बात करके, मन तो नहीं भरा और बात भी पूरी नहीं हुई। प्रेरणा जी, आपने बताया कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, तो
जनरली सभी लोग कह देते हैं कि क्लास 6 से 12 की बुक पढ़ो, लेकिन कैसे, कौन सी बुक पढ़े? एनसीईआरटी जो है ना वो एकदम फाउंडेशन है, मतलब समझ लीजिए, मतलब इतनी अच्छी किताब है। और अगर आप ध्यान से सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, इनफैक्ट यूपीएससी के भी क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम मतलब ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पाते कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल कैसे आ रहा है। इनफैक्ट बीपीएससी के भी पेपर्स आप निकाल के डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। लोग कहते हैं 6 to 12 पढ़ो, ये सही है। 6 to 10 आप तब पढ़िए अगर आपको लगता है आपके पास अभी समय है, अटेम्प्ट देने में आपके पास समय है। जैसे कि अभी आप अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और अभी आपके पास लमसम। ये सवाल बच्चों की तरफ से आया है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो बच्चों ने ये सवाल दिया था। बिल्कुल। तो जैसे अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अभी आप ग्रेजुएशन खत्म होने में समय है, तो आप 6 से पढ़िए ताकि थोड़ा बेस बने। लेकिन अगर आपको अभी तुरंत अटेम्प्ट देना है, 1 साल 2 साल में अटेम्प्ट देना है, ग्रेजुएशन हो चुका है, तब आप 6 से फिर 12 तक जाकर उसको फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सीधा 11th और 12th के एनसीईआरटीज पढ़िए, ठीक है। और बेसिकली आपको एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है? ज्योग्राफी। बीपीएससी के लिए अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप साइंस के एनसीईआरटीज को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? वो भी मैं बताती हूँ। आप ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो 11th 12th की 2 किताबें आती है, ठीक है। 2 ब्लू बुक आती है, 2 येलो बुक आती है। आप दोनों येलो बुक को छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ दोनों ब्लू बुक पढ़ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, यूपीएससी का भी सेम पैटर्न है। आप दोनों ब्लू बुक पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के सिर्फ 11th के दोनों ब्लू बुक। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसकी 3 आते हैं एडिशन, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। आप एंशिएंट और मॉडर्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। इनफैक्ट मॉडर्न को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि जितने भी मान लीजिए हिस्ट्री के जो 100% सवाल है उसमें से 60% मॉडर्न के होते हैं। मॉडर्न का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, तो मॉडर्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। एंशिएंट को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि बुद्ध की धरती है बिहार, जैन की धरती है बिहार, तो इसीलिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, मगध जितना है, राइज ऑफ मगध, ये सब, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से, चंद्रगुप्त मौर्य जो भी हमारा ये सब है, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, बिहार से रिलेटेड, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड भी है। राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि अगर भारत का प्राचीन इतिहास जानना है तो बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ो। बिहार का प्राचीन इतिहास ही भारत का इतिहास है, तो ठीक है। और हमारे जो मिडाइवल हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसमें आप उतना ही पढ़िए जितना बिहार के संदर्भ में, जैसे बख्तियार खिलजी वगैरह हो गए, तो जितना बिहार से संबंध रखता है उतना ही पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन पर आप ज्यादा फोकस नहीं भी कर सकते हैं। और रहा सवाल साइंस का, तो साइंस की अगर आप 6 to 12 की एनसीईआरटी निकालकर पढ़ने लग गए तब फिर तो क्लियर हो गया एग्जाम, क्योंकि बहुत समय लेगा वो, ठीक है। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि लूसेंट की एक बुक आती है ब्लू कलर की, सिर्फ साइंस की, जनरल स्टडीज की नहीं, सिर्फ साइंस की एक ब्लू बुक आती है, ब्लू कलर की वो किताब है, और उसमें लूसेंट जनरल साइंस लिखा है। साइंस की एक अलग किताब आती है। आपको नहीं, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, वो एनसीईआरटी का ही सार है, वो समरी है एनसीईआरटी का। अच्छा। 6 to 12 के पूरे एनसीईआरटी का वो समरी है। लोग उसको हल्के में लेते हैं कि लूसेंट तो मतलब रेलवे की तैयारी के लिए है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो ब्लू वाली किताब है वो साइंस के लिए ही स्पेसिफिकली बनी हुई है, और वो पूरे एनसीईआरटी का सार है। तो आप इधर उधर वक्त ना वेस्ट करके उस पर्टिकुलरली उस बुक को आप खरीद लीजिए, साइंस वाली बुक को, और उसी को पढ़िए। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ने और किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पेपर? पॉलिटी में, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में मेरी पकड़ भी बहुत अच्छी है। मैं जब अनअकैडमी में पढ़ाया करती थी तो मैं पॉलिटी ही पढ़ाया करती थी, और मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट भी है, इंडियन पॉलिटी में। अच्छा, बिल्कुल, राज व्यवस्था हमारी। चलिए, तो लेकिन बीटेक से क्या हेल्प मिला आपको? बीटेक जो आपने किया उसके पेपर से क्या हेल्प मिला? देखिए, मैं बताती हूँ कि बीटेक करने से, जितने भी स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं, चाहे किसी भी आप डिपार्टमेंट से करें, आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से बीटेक करिए। जो ये 4 साल का आपका बीटेक का सफर होता है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ये आपके अंदर एक जुगाड़ू टेंडेंसी डेवलप कर देता है, क्राइसिस मैनेजमेंट डेवलप कर देता है। आप कम से कम सामान में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्टिविटी देना है, ये एक इंजीनियर ही जानता है, ये कोई नहीं जान सकता। और कैसे आखिरी मोमेंट में, मतलब कल प्रोजेक्ट देना है, रात भर में उसको कैसे खत्म करना है, ये इंजीनियर ही बता सकता है। के बच्चों का ये रात भर में तैयारी, ये मतलब बाकियों का तो मैं नहीं जानती, बट इंजीनियर्स का तो ये एकदम खासियत है
कैसे मतलब अब जैसे कल एग्जाम है, आज रात भर में कैसे 6 महीने का सिलेबस खत्म करना है। ये हम लोगों ने किया है बीटेक में। 6 महीने का सिलेबस हम लोग 6-6 घंटे में खत्म करके फिर एग्जाम देने में पास भी होते थे। मुझे भी ये बहुत आश्चर्य होता है, मैं जब बच्चों को ये कहते सुनती हूँ। बिल्कुल, ये जो एक प्रेशर हैंडल करना जो होता है ना, प्रेशर हैंडल करना, ये बीटेक ने मुझे सिखाया। कैसे प्रेशर हैंडल करना है, क्राइसिस में काम करना है, एकदम जब लग रहा है कि नहीं अब तो सब खत्म, उस वक्त भी नहीं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये बीटेक से मेरे को हेल्प मिली। अच्छा लगता है बीटेक के बाद आप आएंगे, और सबसे अच्छी बात तो हमने आपसे पूछी ली कि ड्रेस पहन कर कैसा लगा और इस सेवा में आने के बाद कैसा लगा। हम लोगों को आप पर बहुत गर्व है। और उस दिन आपकी मम्मी से भी मैंने एक सवाल पूछा था, आगे मम्मी पापा का एक प्रेशर तो होगा, शादी कर लो। नहीं, मेरे मम्मी पापा का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये जो समाज वाला है ये आके मेरे मम्मी पापा को प्रेशर देते हैं और फिर वो मेरे पर आते हैं कि भाई ऐसा बोल रहे थे। फिर मेरा कहना है कि पापा रहने देते हैं, मम्मी चलो ठीक है, तो दे आर लाइक ठीक है भाई, क्योंकि उनको पता है कि मेरा अलग एक है, अभी मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स बाकी है, तो मेरा ऐसा अभी फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है शादी करने का। जब मेरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जब मैं फाइनली हथियार डाल दूंगी कि अब मेरा करियर यहीं तक है, तब आई गो फॉर मैम, हम लोग आपके लिए शुभकामना देते हैं। आप यूपीएससी टॉपर बनिए, अभी आप यूपीएससी टॉपर हैं, आप यूपीएससी टॉपर बनिए और आगे जाइए। और बहुत सुखद रहा आपसे बातचीत करना। और ये एक छोटा सा गिफ्ट है, ये बिहार बाल भवन किलकारी के बच्चों ने आपके लिए दिया है, और ये सिक्की आर्ट है, ये बांस के पत्तों से बनाया जाता है। तो मैं चाहूंगी, गुरुदेव हमारे, ये रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने बनाया है, और ये आपके लिए, क्योंकि आपकी कहानी जो है ना, मैंने जब उन लोगों को बताया वो लोग भी आपको देखे थे, बिल्कुल बहुत इंस्पायर हुए बच्चे, और खास बात थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।